जैसा कि अपने वादे के अनुसार मैंने कहा था कि पॉलिटी का सेशन हम लेकर के आएंगे, और आज जो है हम पॉलिटी का सेशन लेकर के आए हैं आप सभी के लिए, और लगभग 40 से अधिक क्वेश्चंस जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके जो है हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो कि आपका यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, आरआरबी, व्यापम, पुलिस पटवारी, इन सभी में लगभग पूछे जाते हैं, यानी कि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये दरअसल हमारे पार्लियामेंट की है, संसद की, और आज हम इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। सबसे पहला आपके क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो इसका सही आंसर आपको पता है कि हमारे देश भारत देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान माना जाता है। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही करके देखिए हम क्वेश्चंस को बना रहे हैं, और लगातार अभी आपकी क्लासेस भी पॉलिटी की चल रही है। अब 3 से 4 दिन लगातार हम पॉलिटी की ही क्लासेस को लेकर के आएंगे, जिससे पढ़ने के साथ साथ आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, तो आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि लगभग कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं लगातार क्लास को लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कैसा है। ऑप्शन ए कठोर है, ऑप्शन बी लचीला है, ऑप्शन ए ना ही कठोर है ना ही लचीला है, ऑप्शन डी अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो कई बार आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ठीक है, आज केवल मैं बेसिक क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जिससे क्या है कि आप धीरे धीरे टफ लेवल की ओर बढ़ें। पहले स्टार्टिंग में छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे लगभग बने। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत का संविधान जो है वो नम्य और अनम्य दोनों की कैटेगरी में रखा गया है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। ऑप्शन ए एक अर्ध संघ की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ दिया गया है, ऑप्शन सी राज्यों का एक यूनियन बताया गया है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के भाग 1 में पहले ही आपने अनुच्छेद 1 में पढ़ा होगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। तो राज्यों का संघ होगा या यूनियन होगा, यहाँ पे स्वतंत्र राज्यों का नहीं। अगर राज्य ही स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर वो संघ किस अर्थ का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही नहीं होगा, बल्कि राज्यों का एक यूनियन किसे बताया गया है, इंडिया को, अतः इसका सी नंबर का ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या देश है, इसका तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के सामने समान है, ऑप्शन बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन बी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, ऑप्शन डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो देखिए चुनाव में मत देने का अधिकार ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, अतः ये आंसर इसका नहीं है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता ही हमारा मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है। सभी नागरिक कानून के सामने समान है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ये भी नहीं है, अतः उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा। इसी आधार पर हमारे देश में भारत के संविधान को या भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। यहाँ पे सही शब्द का हमें चयन करना है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ऑप्शन बी भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन सी भारत एक कुलीन तंत्र है, या ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो यहाँ पे देखें तो अध्यक्षात्मक तो है, लेकिन यहाँ पे सही अगर प्रॉपर देखा जाए तो हमारे भारत में संसद का गठन किया गया है, अतः ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए संसदात्मक प्रजातंत्र मतलब प्रजा द्वारा
संसद के सदस्यों को चुना जाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ भी हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो यहाँ गलत तो कोई एक ऑप्शन जो है इसका सही है, तो डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। यह दूसरे के देशों के संविधान से बिल्कुल नकल किया गया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमारे भी कुछ नियम कानून है इसमें। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह ऑप्शन यहाँ पे सही माना जा सकता है, क्योंकि कई देशों के संविधान के स्रोतों को लेकर हमारा भारत का संविधान बनाया गया है। यह एक मौलिक संविधान है, तो ये एकदम इसका सही आंसर नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या माना जाएगा, सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। इसके बाद अब ये देखिए, अगर पहला ऑप्शन देखें तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन बी कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, बिल्कुल सही। हमारा न्यायपालिका जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र है। भारतीय संविधान में भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है भारतीय संविधान, तो बिल्कुल सही। और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी, तो अतः देखा जाए तो उपयुक्त सभी ऑप्शन इसके क्या है, सही माने जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। अब यहाँ पे हमें गलत शब्द का क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। तो अगला है, कहता है कि भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बिल्कुल सही। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, बिल्कुल हमारे मूल अधिकार हमें दिए गए हैं। ऑप्शन डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, बिल्कुल गलत। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो मूल संविधान में देखा जाए तो मूल कर्तव्य नहीं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कथन सही है उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, बिल्कुल सही। कई संविधान से मिलकर के हमारा संविधान बना है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, बिल्कुल हमारे यहाँ पे एक नागरिकता है, देश की और राज्य की एक नागरिकता मतलब एकल नागरिकता है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, यानी कि 18 वर्ष के ऊपर के लोग ही और 18 वर्ष या फिर उससे ऊपर के लोग ही मतदान कर सकते हैं, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत का संविधान क्या है। ऑप्शन ए अत्यंत लचीला, ऑप्शन बी अत्यंत कठोर, ऑप्शन सी कठोर कम तथा लचीला अधिक, ऑप्शन डी कठोर अधिक तथा लचीला कम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा भारतीय संविधान कठोरता के मामले में कम कठोर है, और लचीलेपन में तो देखा जाए तो अधिक लचीला है, मतलब संविधान संशोधन जो है इसमें बड़े आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको लचीला अधिक माना गया है। कुछ तर्कों पर देखिए संविधान संशोधन आसानी से हो जाते हैं, इसीलिए इसे अधिक लचीला एवं कठोरता इसमें कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो इसमें अगर हम देखें तो एकात्मक तो बिल्कुल नहीं है, पूर्णतया संघात्मक तो संघ के पास पूरी शक्ति नहीं है, कुछ राज्यों के पास भी शक्ति है। संरचना में संघात्मक लेकिन भावना में एकात्मक, बिल्कुल सही, ये सही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक, तो ये थोड़ा सा गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही आंसर माना जाए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ऑप्शन ए केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन बी, अगर पहला ऑप्शन देखें तो ये बिल्कुल सही है, संसद ही संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कर सकती है। ऑप्शन बी कहता है कि कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, बिल्कुल सही। इसके अलावा ऑप्शन सी कहता है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण।
बिल्कुल सही, ये भी सही ऑप्शन है। उपयुक्त सभी अर्थात तीनों इसके तीन के तीनों ऑप्शन क्या है, सही हैं, इसलिए उपयुक्त सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान। तो देखिए मौलिक संविधान तो अभी पहले ही आ चुका है, तो ये बिल्कुल गलत है। विकासशील संविधान नहीं माना जा सकता, पूर्णतः विकसित है। तानाशाही भी नहीं है, तो बचता कौन सा है, वकीलों का स्वर्ग है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। ब्रिटेन के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, तो बिल्कुल सही, इसका तो प्रभाव पड़ा है। ब्रिटेन के संविधान का तो नहीं, सभी चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से भी सभी चीज़ें नहीं ली गई, ना ही कनाडा के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम की 2 कॉपी है या नकल। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन ए, संविधान लिखित और अनम्य है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो देखिए भारत का संविधान परिसंघीय है, उसमें न्यायपालिका स्वतंत्र यह पूर्णतः सिद्ध नहीं करता। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का वितरण बिल्कुल सही, यानी कि केंद्र अपनी अलग शक्ति का प्रयोग करता है, राज्य अपनी अलग शक्तियों का प्रयोग करता है, दोनों एक दूसरे के बीच में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही दिखा रहा है। और ऑप्शन डी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये ऑप्शन भी इसको पूर्ण तर्क साबित सही नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित होता है कि संविधान लिखित है। ऑप्शन बी, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, तो ये पूर्णतः इसके लिए देखा जाए तो तर्क नहीं देता है, यानी ऑप्शन ए गलत है। यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, यदि मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और हमसे जो है वोटिंग नहीं ली जा रही, तो निश्चित रूप से ये भी हमारे इस तथ्य को सिद्ध नहीं करता है। जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यही सबसे बड़ा हमारा अधिकार है कि हम हर 5 साल में क्या कर सकते हैं, सरकार को चुन सकते हैं और सरकार को बदलने का भी अधिकार रखते हैं। अतः ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही बैठता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो देखिए इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य चाहे तो हमें अधिकार दे सकता है, चाहे तो ना दे, लेकिन हम उसे चुनौती नहीं दे सकते। चलिए सॉरी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में है, ऑप्शन है 300 से अधिक आर्टिकल, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 300 से अधिक आर्टिकल है। ऑप्शन बी कहता है 350 से अधिक आर्टिकल, ये भी सही है। इसके अलावा 400 से अधिक आर्टिकल, तो यहाँ पे वर्तमान में गणना के आधार पे देखें तो 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। 500 से अधिक, तो ये तो ऑप्शन इसका नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए 350 से अधिक आर्टिकल, यानी कि टोटल वर्तमान में भी कितने हैं, 395, लेकिन गणना के आधार पर देखिए 445 है। तो अगर हम बात करें तो हमारे संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, 395, लेकिन गणना के आधार पर 445 है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर मिल जाएगा। लेकिन यदि 400 से अधिक ऑप्शन में ना हो तो आप 350 लगाएं, यही इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, तो बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति प्रधान नहीं होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी ये भी सही नहीं माना जाएगा। तो सामूहिक मंत्रिमंडल प्रणाली भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि शासन व्यवस्था केवल मंत्री ही नहीं चलाते, संपूर्ण संसद चलाती है। इसलिए ब्रिटेन में जो संसद की प्रक्रिया है, वही संसद की प्रक्रिया हमारे भारत में भी अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, या ऑप्शन डी धर्म। तो यहाँ पे देखिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक बताया गया है।
इन चारों ऑप्शन में केवल एक ही बात सर्वोच्च मानी जा सकती है, वो क्या है, भारत का संविधान। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर। संविधान से ऊपर ना ही संसद है, ना ही धर्म है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय को भी संविधान के दायरे में रहकर अपना फैसला सुनाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण क्या है। तो चलिए एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, देखा जाए तो इसको वृहद होने का कारण नहीं माना जा सकता। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये भी इसका उपयुक्त कारण नहीं माना जा सकता। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये कोई इसका ऑप्शन बनता ही नहीं है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों की सरकारों का संविधान है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही बैठता है कि इसके बृहद होने का कारण यह है कि संघ के लिए देखा जाए अलग संविधान है और राज्य के लिए अलग संविधान है, जो कि एक ही संविधान में समाहित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम से इसका क्या बनता है, सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, संरक्षक कौन है। अभिभावक का अर्थ जो उसकी देख रेख करता है, तो यहाँ पे अभी ही मैंने चर्चा की है कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, जो कि भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो ये आपको पता है कि 18 वर्ष, इसकी भी चर्चा हम लगभग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी राजीव गांधी की सरकार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के एक प्रमुख विशेषता है। तो देखा जाए ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, बिल्कुल नहीं, ये गलत आंसर है। संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल सही, संविधान की सर्वोच्चता हमारे संघीय न्याय व्यवस्था की एक विशेषता है। केंद्र में संपूर्ण शक्ति, ऐसा नहीं है, राज्य के पास अलग शक्ति होती। शक्तियों का एकीकरण, ये भी इसका सही आंसर नहीं माना जा सकता। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन ए में राज्य, संघीय राज्य ये नहीं दिया गया है, ऐसा कहीं नहीं मिलता। संघों का राज्य बिल्कुल नहीं मिला, राज्यों का संघ ये वाला ऑप्शन मिल चुका है। और पहला ही आर्टिकल अनुच्छेद 1 में ही क्या माना गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इकाइयों का संघ, ये इसका गलत आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं। तो आपको पता है कि 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में वर्तमान में उपस्थित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से, नहीं। ऑप्शन बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, नहीं। भारत की जनता से, बिल्कुल। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है, ना तो राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय से भी नहीं प्राप्त करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, नहीं। ऑप्शन बी न्यायपालिका में, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में, इसका तो आंसर ही नहीं हो सकता। संविधान में, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर माना जाएगा। जो प्रभु सत्ता है वो किसमें है, आपका संविधान में निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। संघीय, एकदम से संघीय तो नहीं मानी जा सकती। एकात्मक, ये भी नहीं है। कठोर तो बिल्कुल नहीं है। कुछ एकात्मक कुछ कठोर, ये माना जा सकता है कि हाँ कुछ एकात्मक भी है और कुछ कठोर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारत लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो कौन सा सबसे पहला लिखित संविधान माना जाता है। तो अगर हम बात करें तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया था आपका फ्रांस में, अमेरिका में नहीं, ध्यान रखिएगा। फ्रांस में सबसे पहले लिखित अवधारणा ने क्या किया था, जन्म लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो अध्यक्षात्मक शासन का सर्वप्रथम उदय जो हुआ था वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, उसी के डिसीजन से सभी चीज़ें चलाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से अभी आपका क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी बढ़िया तरीके से सॉल्व करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन है। कल्याणकारी राज्य, ये बिल्कुल मिलता है। नीति निर्देशक तत्व में समाजवादी राज्य, ये भी मिलता है। राजनीतिक समानता भी मिलती है। साम्यवादी राज्य कहीं भी उल्लेख हमको नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, यानी कि ये दर्शन का हमारे सिद्धांत नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन कहता है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ठीक है, परंतु कारण देता है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक। तो बिल्कुल सही, यानी कि ये दोनों ही देखा जाए तो कथन और कारण सही है, परंतु आर और साथ ही ये जो कारण है वो एक ही, यानी कि कथन की सही व्याख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या माना जाएगा, सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था का एकात्मक तत्व है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल नहीं। कहाँ गया मार्कर, हाँ बिल्कुल नहीं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है एकात्मक तत्व नहीं है। राज्यपालों की नियुक्ति, बिल्कुल सही। राज्यपालों की नियुक्ति जो है संघीय व्यवस्था का एक एकात्मक तत्व माना जाता है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से क्या है, ये भी एकात्मक का ही एक हिस्सा है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये नहीं है। ऑप्शन डी पांचवा बोलता है अखिल भारतीय सेवाएं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ये भी बिल्कुल सही है। द्विसदनात्मक व्यवस्थाओं की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो मतलब कि 2, 3 और 5 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या माना जाएगा, सही आंसर माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें पहला नंबर बताता है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही। अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल सही। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल संसद की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं था, बिल्कुल सही। अगर हम संविधान की बात करें सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं था। और चौथा कहता है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती, तो ये गलत है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका भी क्या है, सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी की गई है, या साझी है या बराबर है। तो एकल नागरिकता, तो अपने यहाँ तो एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता की बात करें तो अमेरिका में दोहरी है, हमारे यहाँ पे एकल नागरिक। संविधान में 3 सूचियाँ हैं, तो ये देखो संविधान में 3 सूचियाँ तो हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं, सूचियाँ कितनी हैं, 3 हैं। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये आपने पढ़ा होगा। वहाँ भी यही चीज़ है, ये देखा जाए तो यहाँ वही चीज़ है। इसके बाद संविधान की, मतलब ये ऑप्शन भी इसका गलत है। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ये अमेरिका में भी है और अपने भारत में भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या माना जाएगा, सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी अगर देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च किसे माना जाता है, संविधान को माना जाता है। जो भी कार्य होंगे संविधान के दायरे में रह करके होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार से वर्णन करेंगे। आकार में बहुत मध्यम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत छोटा सुशांत है, ये भी नहीं हो सकता। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। अच्छा, अगर इसको छोड़ के हम चौथा पढ़ें तो यह एक लिखित संविधान नहीं है, तो भाई ये तो गलत हो ही गया, क्योंकि हमारा संविधान लिखित है। तो बचता है ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी इसका क्या माना जाएगा, सही आंसर माना जाएगा। तो सी विश्व के सबसे लिखित संविधानों में से एक हमारा भारतीय संविधान है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटिक क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी कहता है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन डी धार्मिक, भाषाई एवं जनजातीय अल्पसंख्यकों को। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि हमारा भारतीय संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने लगभग कितने क्वेश्चन देख लिए आज, 40 क्वेश्चन एग्जैक्ट देखे हैं। और आपका लगभग ये वीडियो भी कितने मिनट का है, 25 मिनट का है। तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही।
पार्ट 1 के अंतर्गत हमने बहुत सारे क्वेश्चन बताए। मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः और मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।